उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पे अमनदीप। सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक भगोड़ा घोषित हो गया है। पुलिस ने अब्दुल मलिक समेत कई दूसरे नामजद आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। यही नहीं, पुलिस अब्दुल मलिक की संपत्ति भी कुर्क करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि अब्दुल मलिक पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसमें मस्जिद और मदरसा बनाने का आरोप है। साथ ही धार्मिक भावनाएं भड़काकर पुलिस और प्रशासनिक टीम पर हमला कराने का भी बेहद संगीन आरोप है। वांछित अपराधी हैं वो, चूंकि अभी गिरफ्तार जो नहीं हुए हैं उनके खिलाफ हम 83 की कार्रवाई के लिए इसमें मुख्य जो कि आप जानते हैं जो है मलिक है और अन्य लोग हैं इसमें। सर 83 की कार्रवाई का मतलब क्या समझते? 83 का मतलब कुर्की होता है, जो उसकी संपत्ति जो उसकी मूवेबल संपत्ति होती है वो पुलिस जब्त कर लेती है। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में एक सरकारी जमीन पर बनी हुई अवैध मस्जिद और मदरसे को गिराने के दौरान जो हिंसा हुई थी उसका मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक अभी तक फरार चल रहा है। लेकिन इस बीच पूरे बनभूलपुरा इलाके में पिछले 7 दिनों से कर्फ्यू जारी है और पुलिस की टीमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में दबिश दे रही हैं अब्दुल मलिक की तलाशी के लिए, उसकी धरपकड़ के लिए। लेकिन इस बीच पुलिस ने एक बड़ा काम किया है और यह है अब्दुल मलिक का नॉन अवेलेबल वारंट, साथ ही उसे भगोड़ा भी घोषित किया गया है। पुलिस की यही कोशिश है कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंच सके। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। हल्द्वानी में मलिक के बगीचे के कब्जादारों को हाईकोर्ट से आज भी कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के लिए 6 हफ्तों के बाद में तारीख तय कर दी है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो 4 हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करे, जिसके बाद में याचिकाकर्ता 2 हफ्तों के भीतर शपथ पत्र दाखिल करे। साफिया मलिक और साथी नजाकत खान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नगर निगम के 30 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि उनके पास से ये जमीन 1937 से है, जिसको लीज पर दिया गया है, जबकि सरकार का कहना है कि जमीन सिर्फ 10 साल के लिए कृषि कार्य के लिए दी गई थी, लेकिन इसे अवैध रूप से बेच दिया गया। आज जो है सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है जवाब दाखिल करने के लिए, और फिर जो पिटिशनर को जो है उसके बाद 2 हफ्ते का समय दिया है रिजाइंडर फाइल करने के लिए, और 6 हफ्ते बाद जो है उसको लिस्ट कर दिया। देखिए, हमारी प्रेयर इसमें यह है कि 30/1/2024 को जो नोटिस दिया था नगर निगम के द्वारा, ये नगर निगम के द्वारा जो नोटिस दिया गया था वो नोटिस अपने आप में इलीगल है। 8 फरवरी को हल्द्वानी की हिंसा में न सिर्फ पुरुष शामिल थे, बल्कि कई नकाबपोश महिलाएं भी इसमें शामिल थी, और अब ये महिलाएं भी पुलिस के रडार पर आ चुकी हैं और जल्द ही कोई बड़ा एक्शन भी होने वाला है। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड पुलिस पर पत्थरों की बरसात 8 फरवरी की है, जब नगर निगम की टीम हल्द्वानी के इस तथाकथित मलिक के बगीचे में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद और मदरसे को गिराने पहुंची। इसी दौरान पत्थरबाजों ने इन्हें अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। शुरुआती तौर पर हुई पत्थरबाजी में विशेष तौर पर कुछ महिलाएं भी शामिल रहीं, जो न सिर्फ पत्थरबाजी कर रही थीं, बल्कि धार्मिक नारे लगाकर भीड़ को भी भड़का रही थी। उस दिन जब जो सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस हो रहा है उसमें कुछ महिलाएं भी हैं जो पत्थर मारते हुए पुलिस पार्टी पर हमला करते हुए दिख रही है। तो उसके लिए हम लोग इस चीज़ को भी चिन्हित कर रहे हैं कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है, और इस सारे प्रकरण में हम लोग कुछ डाटा सर्विलांस भी कर रहे हैं। तो उसके माध्यम से ये भी देख रहे हैं कि इन लोगों को अचानक किसने उकसाया और ये लोग किसके कहने से इस तेजी से पुलिस पार्टी पर फायरिंग, पथराव या आगजनी घटनाएं करने। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर 13 ऐसी महिलाओं को चिन्हित कर चुकी है जो पत्थरबाजी में शामिल थीं या कार्रवाई करने गई सरकारी टीम का रास्ता रोक रही थी। यही नहीं, 36 पुरुष उपद्रवियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस महिला उपद्रवियों की तलाश कर रही है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन करेगी। 20 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अयोध्या जा सकते हैं और उनके साथ में उनकी पूरी कैबिनेट भी शामिल होगी और पूरी कैबिनेट के साथ में सीएम धामी भगवान राम के दर्शन करेंगे। पहले 2 फरवरी को कार्यक्रम तय किया गया था मगर इसे बदल दिया गया और अब 20 फरवरी को सीएम धामी अपनी कैबिनेट के साथ में अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। देहरादून में आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 14 फैसलों पर मोहर लगी है। बहुप्रतीक्षित आबकारी पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है जिसमें रेवेन्यू टारगेट बढ़ाकर 4,444 करोड़ रुपए किया गया और पहाड़ों में शराब की फैक्ट्री लगाने को मंजूरी दे दी गई है और इसके अलावा दुकान के साथ में उप दुकानें खोली जा सकेंगी और पहाड़ों में भी डिपार्टमेंटल स्टोर पर शराब की बिक्री की जा सकेगी। शराब नीति में बड़ा फैसला थोक बिक्री को लेकर लिया गया जिसमें अब शराब कंपनियां सीधे दुकानदारों को बिक्री नहीं करेंगे बल्कि किसी एक शख्स को थोक बिक्री के लिए तय किया जाएगा और उसके जरिए दुकानों तक शराब पहुंचाई जाएगी जिससे कि राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा विधानसभा का बजट सेशन देहरादून में ही आयोजित कराने का फैसला लिया गया और केंद्र की उड़ान योजना की तर्ज पर उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना 2024 को मंजूरी दे दी गई है जिससे कि राज्य से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी विस्तार दिया जा सकेगा। गैरसैंण में इस बार विधानसभा सत्र नहीं होगा। उत्तराखंड राज्य को लेकर जब आंदोलन हुआ तो राज्य के साथ साथ गैरसैंण राजधानी की मांग भी उठने लगी थी। अब गैरसैंण उत्तराखंड की गर्मियों की राजधानी जरूर है लेकिन सिर्फ नाम के लिए क्योंकि खुद जनता के चुने हुए नुमाइंदे गैरसैंण जाना तक नहीं चाहते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसी महीने उत्तराखंड का बजट सेशन होना है लेकिन वो गैरसैंण में ना हो इस बात को लेकर कई विधायकों ने स्पीकर रितु खंडूरी को चिट्ठी लिखी जबकि इससे पहले ही हर बजट सेशन गैरसैंण में ही करवाने का संकल्प भी विधानसभा में ही पास हो चुका है। विधानसभा सचिवालय सूत्रों के मुताबिक कुल 45 विधायक जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी समेत 2 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनको गैरसैंण जाना पड़े। नतीजा अब विधानसभा का सेशन देहरादून में ही होगा। चर्चा हुई थी अगला जो विधानसभा का सत्र है उसके विषय में कई विधायकों ने माननीय अध्यक्ष विधानसभा को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रत्यावेदन दिया था कि अगला सत्र जो कि इसी महीने के अंत में होना है उसको गैरसैंण में अभी न करके देहरादून में किया जाए और ग्रीष्म काल में गैरसैंण में सत्र किया जाए। तो उस पे कैबिनेट ने विचार करके सहमति दी है। क्योंकि जिन्होंने लिखा ये तो वो जाने लेकिन अब हम लोग ये भी मानते हैं कि जो माननीय विधायकगण है सत्र तो आखिर विधायकों का ही होना है। अब सत्र में यदि विधायकगण वहाँ पे विकल्प दे रहे हैं कि यहाँ पे हम करें तो ठीक है। इस बार यदि निर्णय यहाँ का होगा तो नेक्स्ट टाइम वहाँ करेंगे। गैरसैंण हमेशा ही राज्य का बड़ा मुद्दा और लोगों की भावनाओं से जुड़ा रहा है। यही कारण है कि विजय बहुगुणा सरकार ने यहाँ विधानसभा की नींव रखी तो हरीश रावत सरकार ने तंबू में कैबिनेट मीटिंग और फिर विधानसभा सेशन भी करवाया। बीजेपी सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित कर दिया लेकिन अब खुद जनप्रतिनिधि माननीयों को ही गैरसैंण से मोह भंग हो चुका है। आज जब पूरे उत्तराखंड के पहाड़ से उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस और भाजपा के विधायकों को देहरादून पहुंचाया तो आज उन्होंने अपनी आरामगाह, अपने मकान, अपनी संपत्तियां देहरादून में जोड़ दी हैं। तो आज उनको क्या जरूरत है गैरसैंण जाने की? ये तो उनके बहाने होते हैं कि ठंड है, गर्म है। उत्तराखंड के 10 जिले पर्वतीय जिले हैं जहां सभी जगह ठंड पड़ती है और ठंड पड़ने में पूरे उत्तराखंड की जनता जो रहती है उसके लिए ये ठंड नहीं होती। अन्य चीजें कुल मिलाकर के ये है कि इच्छा नहीं है गैरसैंण को राजधानी बनाने की। गैरसैंण में विधानसभा भवन से लेकर विधायक आवास बनाने में करीब 500 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुका है लेकिन गैरसैंण की ऊंचाई माननीयों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। कभी ज्यादा ठंड तो कभी सुविधाओं की कमी की आड़ में कोई भी विधायक देहरादून छोड़ पहाड़ चढ़ना ही नहीं चाहता। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
बागेश्वर बस स्टेशन के पास में एक बस कई गाड़ियों को टकराते हुए एक मिठाई की दुकान में जा घुसी। हादसे में कुछ लोगों को चोट भी लगी है। बताया जा रहा है कि बेकाबू बस की चपेट में एक पिकअप, एक कार और साथ ही 2 बाइक आ गई। हादसे में मिठाई की दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे का कारण बस का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। टेलीग्राम ग्रुप में पार्ट टाइम जॉब कर लाभ कमाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले को एसटीएफ ने ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया। टीम ने मामले में करीब 8 करोड़ के घपले का खुलासा किया है, जबकि देहरादून के एक शख्स को झांसा देकर 20 लाख रुपए की ठगी की गई थी, जिसके बाद से टीम लगातार आरोपी की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही थी। गिरफ्तार आरोपी प्रशांत कष्टवाल के खिलाफ पूरे देश भर में 123 मुकदमे और साथ ही 2311 अलग अलग साइबर अपराधी के मामले दर्ज किए गए थे। शिकायतें मिली थी और प्रशांत को करीब 12 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी। साथ में टेलीग्राम ग्रुप्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने का उसको लालच देकर लगभग 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी उसके साथ में की गई थी। उस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके हमारे द्वारा विवेचना की जा रही थी और उसी विवेचना के क्रम में हमारे द्वारा एक अभियुक्त को ग्वालियर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। उपनल कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दिखने लगा है। सरकारी अस्पताल में एक तरफ जहां पर ओपीडी में डॉक्टर्स के पर्चे नहीं बन पा रहे हैं, तो वहीं घंटों तक लाइन में मरीजों और साथ ही तीमारदारों को इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में दून मेडिकल कॉलेज ने अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को ही पर्चे बनवाने के लिए ड्यूटी पर लगा दिया है। वहीं अल्ट्रासाउंड से लेकर एक्सरे में भी यही स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि बीते 3 दिन से उपनल कर्मचारियों ने खुद को समायोजित करने की मांग को लेकर हड़ताल की है। ऐसा है मैम, यहाँ पे जब भी आ रहे हैं हम लोग तभी इतनी बड़ी लाइन तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि लाइन इतनी जल्दी, इतना वर्कर्स स्ट्राइक के कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है। पेशेंट भी हमें गालियाँ देते हैं। फिर 1.5 घंटे से हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, 1.5 घंटा हो गया हमें, और यहाँ पर स्ट्राइक चल रही है और जो ये लोग बिल काट रहे हैं बहुत स्लो काम हो रहा है। और यहाँ पे 2 घंटे से खड़े हैं, स्ट्राइक के कारण हमारा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है। और वहाँ पे नंबर के कारण अल्ट्रासाउंड भी नहीं हो रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। 12 मई को सुबह 6 बजे बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। आज बसंत पंचमी के दिन टिहरी राज परिवार ने कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त निकाला। राजपुरोहित कृष्ण प्रसाद उनियाल ने बताया कि महाराज की लगन पत्रिका देखकर शुभ मुहूर्त निकाला गया है। वहीं 25 अप्रैल को तिल का तेल निकालने की परंपरा निभाई जाएगी। बद्रीनाथ के कपाट 12 मई को 6 बजे सुबह प्रातः खुलेंगे और जो गारू तेल का जो समय वो 25 अप्रैल को होगा। इन परंपरा अनुसार बसंत पंचमी के अवसर पर तत्कालीन जो टिहरी रियासत है उनके महाराजा की जन्म कुंडली देख करके पंचांग गणना के आधार पर बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की तिथि निश्चित की जाती है। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर महाराजा टिहरी मनुजेंद्र शाह जी की जन्म कुंडली देख करके जो राजपुरोहित हैं उन्होंने पंचांग गणना करके 12 मई प्रातःकालीन 6 बजे का मुहूर्त तय किया है। चलिए अब आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। चमोली में कर्णप्रयाग ब्लॉक के परतोली गांव के लोगों ने सड़क निर्माण की मांग फिर से उठाई है। लोगों का कहना है कि रोड नहीं होने से भारी दिक्कतें हो रही हैं। टिहरी में कोटेश्वर झील प्रभावित पयाल गांव के ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर पुनर्वास निदेशक से मुलाकात की। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। 14 फरवरी 2019 को आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। बागेश्वर में कई जगह पर प्लास्टिक चावल को लेकर अफवाह फैली हुई है, जिस पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसका खंडन किया। राज्य में वन रावतों के मामले पर हाईकोर्ट ने समाज कल्याण निदेशक को तलब किया है। कोर्ट ने निदेशक समाज कल्याण को 19 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा। रुद्रप्रयाग में पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से एक बाइक रैली निकाली, जिसमें आम लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन करने की अपील की गई।
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रंग महोत्सव के 25वें साल में देश के 15 शहरों में आयोजन किया जा रहा है। रामनगर में भी 15 से 20 फरवरी तक नाटकों का आयोजन किया जाएगा। रुद्रप्रयाग में मतदाता जागरूकता अभियान के चलते छात्रों को शपथ दिलाई गई, जिसमें छात्र अपने क्षेत्र में लोगों को मतदान के लिए जागरूक करेंगे। कोटद्वार में कण्वाश्रम के विकास के लिए कई योजनाएं बनी, लेकिन ये योजनाएं सिर्फ कागजों में ही सिमटी रह गई। बागेश्वर के कांडा डिग्री कॉलेज में इन दिनों एनएसएस कैंप चल रहा है। इस 7 दिवसीय कैंप में स्टूडेंट्स के लिए कई प्रकार की बौद्धिक प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए नए टर्मिनल भवन का आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ऑनलाइन जुड़े और 486 करोड़ की लागत से बने इस नए टर्मिनल भवन के बनने से अब एयरपोर्ट पर 47 लाख यात्रियों की क्षमता हवाई अड्डे पर हो गई है और नई टर्मिनल बिल्डिंग में उत्तराखंड की संस्कृति की झलक और आधुनिक वास्तुकला देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री के सामने आपदा की स्थिति के लिए खास तौर पर एक चॉपर सुरक्षित रखने की मांग की है और साथ ही हिंडन और पिथौरागढ़ के बीच में हवाई सेवा शुरू करने की भी मांग की गई। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि जल्द ही जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो जाएगी, जिसके लिए सर्वे का काम भी शुरू किया जा चुका है। जो प्लान किया गया है देहरादून का, पंतनगर का जो एयरपोर्ट है, दोनों ही एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बने। उसके लिए हम राज्य की तरफ से जो जरूरी औपचारिकताएं हैं उस पूरा कर रहे हैं और भारत सरकार भी लगातार हमारा सहयोग कर रही है। जल्द ही आने वाले समय में इन हवाई अड्डों का विस्तार होगा। पिथौरागढ़ से हिंडन सेवा, पिथौरागढ़ से देहरादून सेवा प्रारंभ हो गई है और पिथौरागढ़ से हिंडन की सेवा भी जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। आज माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने अपने शेड्यूल में उसको डाल दिया है। इसके साथ साथ जो लोग आपदा के समय में जिनको स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अन्य प्रकार की राहत सामग्री है, उसके लिए भी मैंने आज माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से अनुरोध किया था, तो उन्होंने कहा है कि वो सेवा भी उसको प्रारंभ करेंगे। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। हल्द्वानी हिंसा की टेंशन अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी कि उधम सिंह नगर और साथ ही हरिद्वार जिले में टेंशन की सूरत बन रही है और दिल्ली के चारों तरफ उठे खड़े हुए किसान आंदोलन को यहां के किसान भी समर्थन दे रहे हैं। हालांकि सरकार ने आंदोलन को प्रायोजित करार दे दिया है, जबकि पुलिस और इंटेलिजेंस की इस पर कड़ी नजर है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान जुट रहे हैं। अभी इस आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हैं। जब तक केंद्र सरकार सभी मांगे नहीं मान लेती, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसका असर उत्तराखंड में भी नजर आ सकता है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा किसान तराई के 2 जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में, जहाँ पहली बार किसान आंदोलन के वक्त भी जमकर हंगामा हुआ। उत्तराखंड में किसान यूनियन से जुड़े किसानों का साफ कहना है कि जरूरत पड़ी तो हम भी दिल्ली जाएंगे। समस्या सभी किसानों की एक ही है और अगर कहीं पे भी कुछ होता है तो हम सब एक साथ हैं। दिल्ली में कुछ जरूरत है तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, यहाँ जरूरत है तो दिल्ली वाले सब यहाँ आएंगे। 13 मांग में से 10 मान ली गई और बातचीत करके हल हो जाएगा, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं दबाव में है। अभी चुनाव है, 2024 आ रहा है, तो सरकार क्यों अपना नुकसान चाहेगी, तो बीच का रास्ता कोई ना कोई निकाल लिया जाएगा। किसान आंदोलन में अभी ज्यादातर पंजाब के किसान हैं और उधम सिंह नगर जिले में भी बड़ी संख्या सिख किसानों की है। ऐसे में अगर दिल्ली में आंदोलन ने जोर पकड़ा तो टेंशन देवभूमि में भी बढ़ सकती है। हरिद्वार से बीएसपी विधायक शहजाद के मुताबिक परेशान किसान दिल्ली जाएंगे, लेकिन कृषि मंत्री गणेश जोशी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के प्रायोजित आंदोलन में कोई किसान नहीं जाएगा। 100% शामिल होगा, 100% जाएंगे। क्यों आपको लगता है कि ये सब किसान वहां पहुंचेंगे? किसान परेशान है, परेशानी है किसान को, समस्या है किसानों की, इसलिए किसान जाएगा। आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर अपनी विफलता को छिपाने के लिए, अगर आपने दृश्य देखा होगा टीवी पे चैनलों पर, उसमें कितने किसान दिखाई दे रहे थे। ये आम आदमी द्वारा प्रायोजित
ये कार्यक्रम है। दिल्ली में किसान आंदोलन पार्ट 2 दिन ब दिन जोर पकड़ रहा है और वहीं सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर भी चल रहा है। लेकिन चुनाव से ऐन पहले आगे बढ़ता आंदोलन अगर जल्द शांत नहीं हुआ तो तराई के जिलों में सियासी तौर पर खासा उलटफेर भी हो सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। रामनगर में बसंतोत्सव का आगाज हो गया है और इससे पहले दिन ही यहां पर एपन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दी। बसंतोत्सव अपनी संस्कृति को संजोने और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश है। 17 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश की विभिन्न संस्कृतियों की झलक देखने को मिलेगी। पूजा में बनाया जाता है हमारे यहाँ कुमाऊनी संस्कृति में। ये शंख है, ये घंटी है, वो चंद्रमा और सूर्य। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा संस्कार उपनयन संस्कार होता है, जो कि 9 साल पूरे होने के बाद में किया जाता है। आज बसंत पंचमी महापर्व पर अल्मोड़ा में कई बच्चों का उपनयन संस्कार किया गया। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर चितई गोलू देवता के पास बने गायत्री आश्रम में आज 21 लड़कों का उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ किया गया। उपनयन संस्कार में मुंडन के साथ जनेऊ पहनाया जाता है और जनेऊ धारण करने वाले को गायत्री मंत्र सिखाया जाता है। बसंत पंचमी के अवसर पर हमने अपने बेटे का मुंडन और कर्णवेद कराया, जो गुरुजी ने बहुत विधि विधान से कराया और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे गुरुजी ने मंत्र वेद और सारे मतलब जितने हमारे कर्मकांड वगैरह होते हैं, वेद उपनिषद वगैरह, उनकी सभी की जानकारी दी। बहुत बढ़िया है। गायत्री परिवार द्वारा हर वर्ष यहाँ पर यह उपनयन संस्कार किया जाता है। मैंने भी पूर्व में अपना यहीं पर जनेऊ यहीं किया था और आज मैं अपना एक बेटे और अपने भतीजे को लेकर यहाँ मंदिर में आया हूँ और बहुत अच्छी व्यवस्था है। मंत्रोच्चारण के साथ सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार को किया गया। बसंत पंचमी के दिन इस संस्कार का विशेष महत्व माना जाता है। हमारा उद्देश्य है कि संस्कार परंपरा पुनर्जीवित हो, इसका वैज्ञानिक प्रतिपादन हो और जन जन तक ये पहुँचे और गरीब से गरीब बच्चा भी संस्कार से वंचित न रह सके। आज यहाँ पर 21 बच्चों का जनेऊ हुआ है। चितई गोलजू के मंदिर में हिंदू धर्म के सबसे बड़े संस्कार को करवाकर लोग काफी खुश नजर आए। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।